नमस्कार दोस्तों, इस सुबह 11 बजे के शो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। आज का शो हम कर रहे हैं अग्निहोत्र पे। तो अग्निहोत्र हमने किया था तकरीबन 2-3 महीने पहले एक शो किया था हमारे नितेश गंगवाल जी के साथ और बहुत लोगों ने सराहा था क्योंकि ये अग्निहोत्र के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। अग्निहोत्र कितना ज़्यादा आपके सेहत के लिए अच्छा है और कितना ज़्यादा आपके घर के माहौल को पॉजिटिव बनाता है और आपको आपके घर को बीमारियों से दूर भगाता है। इसके लिए आपको वो वाला एपिसोड ज़रूर देखना चाहिए जो हमने नितेश जी के साथ किया था इसी चैनल पे, अग्निहोत्रा के नाम से। तो आप लोग को बेसिकली आप लोग ये जानते होंगे कि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी और उसमें हज़ारों लोगों की वहाँ पे दर्दनाक मृत्यु हुई थी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस वहाँ पे तब आया था जब फैक्ट्री के बहुत क्लोज एक घर में लोगों ने देखा कि उस घर के लोगों को कुछ भी असर नहीं हुआ था इस गैस की लीकेज का। रिसर्च करने पे ये लोगों को पता लगा कि वहां पे वो लोग रोज अग्निहोत्रा किया करते थे। तो अग्निहोत्रा करने का वहां से लोगों को साइंटिफिकली प्रूव, वैसे तो बहुत हमारा ये पुरातन हमारी ये संस्कृति का पार्ट रहा है, लेकिन वो जो उस टाइम पे लोगों के सामने वो आया फैक्ट, उससे एकदम नजरिया बदल गया अग्निहोत्रा के बारे में। दुखद बात यह है कि फिर भी ऐसी बातों को आज तक भी दबा के रखा जाता है, जबकि उसी चीज को लेकर जर्मनी में बहुत ज्यादा रिसर्च किया गया और ये पाया जा रहा है कि गाय के गोबर में, जो असली देसी गाय का गोबर है, उसमें ये परमाणु हथियार से बचने की भी क्षमता है। और उसका रीजन जो मुझे समझ में आता है, अभी रिसर्च बहुत कुछ चल रहा है, वो माइक्रोब्स हैं। जो खरबों की संख्या में माइक्रोब्स होते हैं गाय के गोबर में, वो आपको हर स्थिति से बचाने की क्षमता रखते हैं। अभी आज हम करेंगे कैलाश जी के साथ ये शो। पिछली बार हमने कवर किया था कि अग्निहोत्र से कैसे हम अपनी सेहत को ठीक कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि खेती में कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्पेशली जो हमारे व्यूअर्स हैं जो घर में किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा हमेशा से रहा है कि घर में कुछ ना कुछ आप उगाइए, उसकी कीमत आपकी सेहत बताएगी, क्योंकि सेहत घर के बने हुए खाने से ही आती है। और घर में जो उगी सब्जियां होंगी उससे अगर आप फर्मेंट करेंगे तो उसका जो वैल्यू होती है उसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमारे घरों में हमने देखा है कि हम उगाते हैं, फार्मिंग करते हैं घर में, लेकिन कई बार सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त ये अग्निहोत्र काम करता है। आप लोग को दिखाने के लिए मैंने अग्निहोत्र का सारा कवर करेंगे। तो ऐसा पात्र होता है और इसमें देखिए गाय का गोबर का ये जो हवन हवन बोले अगर आप बोल सकते हैं, तो अग्निहोत्रा इसको बोला जाता है। इसका परफेक्ट टाइमिंग होता है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय, जहां पर भी आप रह रहे हैं। तो उस टाइम पे जब आप ये करते हैं गाय के गोबर से, शुद्ध देसी गाय के गोबर से, तो उससे माहौल आपका घर का बढ़िया होता है, पॉजिटिव होता है, आपके अंदर शरीर से बीमारियां जाती हैं। इसका उपयोग खेती में भी, स्पेशली जो हमारे व्यूअर्स हैं कि कैसे आप किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, तो इसके राख को कितना जबरदस्त काम करता है, आज हम कवर करेंगे। कैलाश चंद जी आज ज्वाइन करेंगे। थोड़ा सा उनके एंड पे टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं, इसलिए मैंने स्टार्ट तो कर दिया, लेट्स होप कि वो ज्वाइन करें। नहीं तो फिर नितेश जी भी ज्वाइन कर रहे हैं, जो उन्होंने पिछली बार सेहत पे किया था बात। नितेश जी नमस्कार एंड वेलकम टू द शो। नमस्कार सर, उन्होंने ज्वाइन किया है, आप उनको ऐड कर लीजिए। नहीं, ज्वाइन नहीं हुआ सर, उनका ना कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, डिवाइसेस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है, तो उनका या तो मोबाइल में कुछ इशू है या कुछ और प्रॉब्लम है। तो उनको आप बोलिए कि दोबारा करें लॉग इन लॉग आउट करके, और ठीक है सर, ठीक तब तक मैं देखता है। हूँ। सो दोस्तों, अभी थोड़ा सा कैलाश जी के एंड पे टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, तो तब तक हम देखते हैं कि लोगों के कमेंट्स जो आए हैं। और हर बारी की तरह से इस बार फिर से सुनीता बहन जीती हैं फर्स्ट कमेंट ऑन द लाइव स्ट्रीम। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस सुनीता जी, आपको इनाम मिलता है बहुत भारी हमारे ग्रुप को मैनेज करने का। अजीत जी और सभी सदस्यों का नमस्कार। हर्ष भाई ने भी ज्वाइन कर लिया है। लोका समस्त सुखिनो भवंतु। तो ये हमारे हर्ष भाई, इनका मैंने मैसेज देखा था, हाँ नीचे है। ओम शांति रक्षा शांति पृथ्वी शांति। थैंक यू हर्ष भाई, आपके इस लोगों के भलाई के लिए आपने जो ये डाला है मंत्र। ये मैं कह रहा था, अग्निहोत्र फार्मिंग से मिट्टी उपजाऊ होती है, राख में खनिज पीएच सुधरते हैं, माइक्रोब्स बढ़ाते हैं,
कीट रोग कम होते हैं, पौधों की ग्रोथ व उपज बढ़ती है। सूर्योदय सूर्यास्त पर अग्निहोत्र करें, राख खेत में डालें। यस, और इसका तो मैं कई बार कई चीज़ों का इस्तेमाल भी करता हूँ। इसका थोड़ा सा राख लेके अगर आप मुंह में भी डालें तो बहुत अच्छा होता है आपकी सेहत के लिए। प्लस पानी में भी कहा जाता है, पानी में जैसा मर्जी पानी हो थोड़ा सा उसमें डालें, वो भी साफ हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ज्वाइन किया है और वो मैसेज आ रहा है कि यू आर होस्ट कैन सी यू एंड दे कैन ऐड यू टू द नहीं, आपके एंड पे कुछ प्रॉब्लम है सर। आई थिंक वी हैव टू कैंसिल दिस टुडेज शो देन, क्योंकि उनका नहीं दिखा रहा है, वो डिवाइसेस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है। जैसे आप ज्वाइन कर रहे हैं वैसे उनको ज्वाइन हो सकता है, लेकिन उनके एंड पे कुछ इश्यूज हैं, या तो इंटरनेट है या कुछ है। तो आप लोगों में से मैं ये जानना चाहूंगा कि कितने लोग हैं जो ये इसके बारे में जानते हैं। तब तक मैं इनसे बात करता हूँ, एक सेकंड आप लोग जरा प्लीज होल्ड पे। नितेश जी, Sir, give us 2 minutes. Just joining from another drug device. ओके। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। ये चीज़ें ऐसी हैं जो अब हमारे गेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके एंड पे हम चेक नहीं कर पाते पहले से कि क्या इश्यूज हो सकते हैं उनके एंड पे। सो एनीवेज, मैं पूछ रहा था कितने लोगों को पता है कि ये अग्निहोत्रा आपकी सेहत के लिए, आपके खेती के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ मैं हमेशा से कहता हूँ दोस्तों कि हमारे सेहत का रास्ता गाय से ही जाएगा। ये आज मैं 5 साल पहले भी मैंने बोला था, और ये 10 साल के अंदर आप लोगों को देखेंगे मेन स्ट्रीम में बातें आएंगी, क्योंकि हमने सब कुछ करके देख लिया मॉडर्न वे में लाइफ जी के, और मॉडर्न तरीके से कैसे बीमारियां आती हैं ये अभी उतनी समझ नहीं आई है। बहुत थोड़े लोगों को अभी समझ में आई है। जब हर घर में खतरनाक बीमारियां आएंगी तब लोगों को समझ में आएगा कि ये क्या हुआ है। तो वो हम इस चैनल के माध्यम से वो भयावह स्थिति से आप बच सकें, ये मैं कोशिश करता हूँ। और जो लोगों ने फॉलो किया है उन लोगों ने देखा है कि घर बैठे हम बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं, और जिनको बीमारियां हुई भी वो कैसे रिवर्स कर सकते हैं। तो कितने लोगों को, चलिए थोड़ा टेस्ट क्विज स्टार्ट करते हैं, और जो जीतेगा उसको कुछ इनाम मिलेगा, रियल इनाम मिलेगा, नॉट लाइक सुनीता जी जिनको मैंने बोला कि ग्रुप मैनेज करती हैं। सो कितने, यस ज्वाइन कर लिया आप कैलाश जी ने। अभी मेरी फोटो दिख रही है? हाँ जी, अब आप आ गए मेरा वाला हो गया। प्लीज आप आगे लाइव है कैलाश जी, आप प्लीज नमस्कार एंड वेलकम टू द शो। नमस्कार सर जी, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। हाँ, थोड़ी इसी में वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है। मेरी आवाज आपको आ रही है क्या? एकदम परफेक्ट आ रही है, और वही मैं बोल रहा था कि आपके एंड पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो आप वो इसमें तो आवाज ही नहीं आ रही उस पर। आवाज आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, तो हाँ। मैं अभी तक मुझे पता नहीं है कि आपने क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं। नहीं, आप शुरू करिए प्लीज। बाकी पीछे से म्यूजिक बैकग्राउंड नॉइज मैं शुरू करता हूँ। शुरू करिए, मैं पूरा विषय पर आ जाता हूँ। जी जी। सबसे पहले मैं अजीत सिंह सर को मेरा नमन करता हूँ, और सभी को मेरा नमस्कार। मैं कैलाश गंगवाल जयपुर से। मैंने 1974 में बीएससी पास आउट किया है, और पंजाब नेशनल बैंक से एज ए मैनेजर 2014 में ही मैं रिटायर हो गया था। और जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं उसका मुझे 41 वर्षों का अनुभव है। अग्निहोत्र के बारे में मैं पहले एक छोटा सी ये बात बता दूं कि अग्निहोत्र जो कुछ भी हमें देता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है सुमनस स्थिति, मतलब सुंदर मन, प्रसन्न मन और प्रसन्न चित्त। यदि हमारा मन प्रसन्न होता है तो हर समस्या का समाधान होता है। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। और ये सभी इंद्रियां तभी प्रभावी होती हैं जब मन उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। मान लीजिए आप ये देख लीजिए कि आपके सामने बड़ा स्वादिष्ट भोजन रखा हुआ है, लेकिन मान लीजिए आपका मन बड़ा परेशान है, दुखी है, हताश है, वो इधर उधर भाग रहा है, तो आपको भोजन करने में कोई स्वाद नहीं आता। लेकिन अग्निहोत्र हर समस्या का समाधान है। मनुष्य जीवन के किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो,
अग्निहोत्र उसे उस क्षेत्र में सब कुछ देता है, हमारी इच्छाएं पूरी करता है। तो इसलिए हमें ये कह सकते हैं कि अग्निहोत्र आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये कोई पूजा पाठ नहीं है, ये तो जीवन जीने की पद्धति है, हमारे शरीर मन की चिकित्सा है, हमारे शरीर मन की औषधि है। ये हमें प्रकृति से जोड़ता है और ये सब कुछ हमें हमारे पूरे जीवन को व्यवस्थित करता है। आज सोचना, विचारना, चिंतन, मनन, आचार विचार जो अपवित्र हो गए हैं, उसे पवित्र करने का तरीका है। आज मेरा विषय अग्निहोत्र कृषि है, लेकिन मैं 10 मिनट आपको ये बताना चाहूंगा कि अग्निहोत्र कैसे करते हैं, उसका क्या महत्व है। आप ये देखिएगा कि आज स्थिति यह है कि आज जल, पान, खाद्यान्न, हवा सब पोल्यूटेड एंड पॉइजनस हो गए हैं। मतलब हम जो भी कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से हमारे शरीर में जहर पहुंच रहा है। और इस पॉइजन के कारण नाना प्रकार की बीमारियां, ऐसी सी बीमारियां जिनको आज डॉक्टर जांच भी नहीं कर पा रहे हैं। आज मानसिक तनाव, चिंताएं, छोटे छोटे बच्चों में इरिटेशन है, क्रोध आ रहा है, घर में जो कलहपूर्ण वातावरण है। आप देख सकते हैं कि आज पृथ्वी का संतुलन पूर्ण रूप से बिगड़ चुका है। जो अर्थ का इकोलॉजी सिस्टम है वो पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। तो छोटी सी विधि जो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, देश की नहीं, हमारे जीवन में आनंद ही आनंद दे सकती है, उसके बारे में चर्चा है। क्योंकि आज प्रदूषण के कारण सारा वातावरण दूषित हुआ है। आज प्रकृति का प्रत्येक घटक असामान्य व्यवहार कर रहा है। हर मनुष्य शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान है। मतलब वो दिन दूर नहीं कि कल का भविष्य हमारा पूरा खतरे में है। तो शुद्ध और स्वच्छ पर्यावरण हर मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है, जिसमें हमारा सुख, हमारी शांति, हमारी समृद्धि अवलंबित है। इसलिए प्राचीनतम ज्ञान का भंडार वेदों पर आधारित छोटे से यज्ञ के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि अग्निहोत्र कैसे करना है। ये सूर्योदय और सूर्यास्त पे किया जाता है। मतलब दिस इज टू बी परफॉर्म एग्जैक्ट एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, जिसका साल भर का टाइम टेबल तैयार है कि किस महीने में किस तारीख को कितने बजे सनराइज होगा और कितने बजे सनसेट होगा। ये एट ए ग्लैंस कंप्यूटराइज्ड अक्षांतर देशांतर के हिसाब से, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से पूरे साल भर का टाइम टेबल तैयार है। ये वो समय है जिस समय हमें आहुति देनी है। इस समय से लगभग 6-7 मिनट पहले हम निश्चित आकार के तांबे के पात्र में गाय के कंडे जलाते हैं। गाय के कंडे का मतलब है गोवंश। गाय के हों, बैल के हों, बछड़े के हों, एक ही बात है। हमें गाय के कंडे उससे जलाना है जिससे प्रदूषण पैदा ना हो। आज मिट्टी का तेल है, सरसों का तेल है या भैंस का घी इटसेल्फ पॉल्यूशन पैदा करता है। तो हम किससे जलाएं? जैसे आपका कपूर आता है, जैसे गूगल आता है, जैसे कुंदरुन गोंद आता है जो पेड़ों से निकलता है, या रुई की फूल बत्ती बनाकर गाय के घी में डुबोकर भी जला सकते हैं। लेकिन चूंकि कपूर बड़ी आसानी से मिल जाता है, इसलिए हम इसमें कपूर का उपयोग करते हैं। तो हमने क्या किया, सूर्योदय सूर्यास्त के समय से ये 5-6 मिनट पहले हम निश्चित आकार के तांबे के पात्र में हमने गाय के कंडे का टुकड़ा रखा है। ये निश्चित आकार का पात्र क्या है, इसका डायमेंशन क्या है? ये देखिए 14.5 बाई 14.5 सेंटीमीटर ये लंबा होता है, 5.25 सेंटीमीटर बॉटम यानी पैदा होता है, 6.5 सेंटीमीटर इसकी गहराई होती है, डेप्थ होता है यानी, और 51 डिग्री का कोण है। इस निश्चित आकार के पात्र में हम छोटे से गाय के कंडे का टुकड़ा रखते हैं। साइड में 4 टुकड़े लगाकर अकॉर्डिंग टू साइज कपूर का 2-3 बीच में रखकर हम माचिस दिखाते हैं तो हमारा पात्र जलने लगता है। इसके बाद गाय के कंडों को ईंटों की तरह क्रॉस वेंटिलेशन इस तरीके से अरेंज करते हैं कि हवा जाती रहे, कम से कम धुआं हो, हमारा प्लेजेंट फायर इज प्रिपेयर्ड, हमारा अच्छा से अच्छा पात्र जल रहा है। मीनवाइल हमारे परिवार के सदस्य बैठे हैं। हमने बाएं हाथ की हथेली में 2 चुटकी चावल, 2 चुटकी चावल का अर्थ होता है 50 to 60 ग्राम्स ऑफ राइस, अनब्रोकन राइस, टूटा हुआ चावल नहीं चलेगा, किसी प्रकार का इसमें कंकड़ नहीं होना चाहिए। और हमें इसमें 2-4 बूंद देसी गाय का घी मिलाना है और मिलाने के बाद हाथ में इसके 2 भाग कर लीजिएगा। और जैसे सूर्योदय का समय हो, जैसे सूर्य अस्त का समय हो, जिसे हम संधिकाल समय कहते हैं, 2 आहुति सुबह और 2 आहुति शाम को वेद के मूल मंत्रों से देते हैं। और आहुति देने के बाद शांति भाव से अपने ईश्वर का ध्यान करते हुए, जिसकी पूजा पाठ पेरेंटल आज तक हमारे घर में होती आई है, चाहे वो राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, मोहम्मद, ईसा, देवी देवता कोई भी हो सकता है, ऋषि मुनि, साधु संत, आराध्य देव, जो भी आपके सदगुरु हैं, उन्हीं का ध्यान करते हुए, मनन चिंतन करते हुए, जब तक आपके चावल अग्नि में विलीन नहीं हो जाएं, हमें सीधी कबर करके खुली आंख से पाठ को देखना है। 5 मिनट सुबह लगते हैं, 5 मिनट शाम को लगते हैं। खर्चा तो होता ही नहीं,
लेकिन महीना 20 दिन में ही हमारे घर का वातावरण शुद्ध होता है। मानसिक तनाव, चिंताएं जो आज की सबसे बड़ी समस्या है, उसे तुरंत बचाव होता है। और नाना प्रकार की बीमारियां जो आज टेंशन, पॉल्यूशन, प्रदूषण, गंदे वातावरण से हो रही है, उनसे बचने का एकमात्र वैदिक तरीका। मैं आपको छोटा सा वैज्ञानिक पहलू बताना चाहूंगा। आपने भोपाल में एक बार MIC गैस कांड हुआ, एक भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। उसमें क्या हुआ? उसमें ये देखिए कि यूनियन कार्बाइड एक कंपनी का नाम है, जिसमें 3 दिसंबर 1984 84 रात के 9 साढ़े 9 बजे MIC गैस का रिसाव हुआ, एक्सप्लॉइट। MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट। और इट इज सो पॉइजनस कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कीड़े मकोड़ों के मारने के काम आती है। जब ये दुर्घटना घटी, जब ये एपिसोड हुआ, उसका दुष्परिणाम ये रहे कि भोपाल में इस दुर्घटना से कम 20 से 25 हजार आदमी मरे हैं। लेकिन जिस घर में अग्निहोत्र होता था, उस परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ भी नहीं हुआ। एक पेपर निकलता था, जैसे हमारे राजस्थान में राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, राजदूत है। इन दी सेम फैशन वहां का एक प्रोमिनेंट पेपर था, MP क्रॉनिकल पेपर। उसने एक इलस्ट्रेशन दिया कि देखिए ये परिवार अग्निहोत्र करता है। ऐसे सैकड़ों घरों में अग्निहोत्र होता है, लेकिन किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ भी नहीं हुआ, जबकि दुर्घटना से 20 से 25 हजार आदमी मरे हैं। मतलब आपके हाथ में सुरक्षा कवच है। बाहर का पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट आप पर अटैक नहीं कर सकता। आपके हाथ में छत्ता है, बाहर की बरसात आपको भिगो नहीं सकती। इस लेवल की ईश्वर ने आपको गारंटी दे रखी है। उस समय एक महत्वपूर्ण बात हुई कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं थी, डॉक्टर्स ने उनको यही सलाह दी कि उन्हें तुरंत एबॉर्शन करा लेना चाहिए, अन्यथा ये डिसऑर्डर रहेगा। लेकिन जिन महिलाओं ने जिन्होंने अग्निहोत्र को अपनाया, उन्होंने भविष्य में स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है। इसे सुरक्षा कवच कहते हैं। और भोपाल का जो MIC गैस कांड है, वो आपकी प्रदूषण की पराकाष्ठा है। इससे ज्यादा प्रदूषण कभी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन उस प्रदूषण में भी अग्निहोत्र ने हमें पूरा सुरक्षा का आश्वासन दिया है। हमारे पास पूरी वैज्ञानिकों की रिपोर्ट तैयार है कि अग्निहोत्र करने से 4 प्रकार की गैसेज निकलती हैं, एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड बीटा पेपरलैक्टोन। और 4 प्रकार की गैसेज को थ्रू द एजेंसी ऑफ फायर, अग्नि के माध्यम से जब हम वातावरण में इंजेक्ट करते हैं, प्रेषित करते हैं, फैलाते हैं, तो हमारे शरीर, हमारे मन और हमारी बुद्धि पर इसका तुरंत प्रभाव पड़ता है। मैं उसमें से एक गैस को एलाबोरेट करना चाहूंगा, फॉर्मेलिन गैस। ये कैसे बनती है और ये क्या करती है, उससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। हम इसमें चावल की आहुति देते हैं। एक चावल को अपने हाथ में लीजिएगा, चावल को तोड़ने की कोशिश करें तो हम चावल आसानी से टूटता नहीं। चावल में अंदर क्या होता है? चावल में अंदर 10 से 15% मॉइस्चर होता है, नमी, ह्यूमिडिटी, वाटर, जिसे हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में H2O कहते हैं। और गाय के कंडे जल रहे हैं, जिसमें से हल्की सी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। फार्मूला इज CO2। अब देखिए रिएक्शन क्या हुआ, CO2 प्लस H2O इक्वल टू SCHO प्लस O2 प्लस O2। इससे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन निकल रही है विद SCHO। ये फॉर्मेलिन गैस है। ये वो गैस है जो किसी भी व्यक्ति का कोई भी ऑपरेशन होता है, जिस इंस्ट्रूमेंट से होता है, जिस इक्विपमेंट से होता है, उसको निर्जंतु करने के लिए, स्टेरिलाइजेशन करने के लिए, कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ना जाए, उसे फॉर्मेलिन गैस से पास ऑन किया जाता है। ऑटोमेटिक प्रकृति आपके घर में सूर्योदय सूर्यास्त के समय ये गैस दे रही है, ऑटोमेटिक। आप ये देखिए आपके घर का पैथोजन इन्फेक्शन वैनिश हो जाता है और आपके घर में आप यू विल ऑलवेज रिमेन हेल्दी। आप कभी आपकी किस प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। तो ये छोटी सी विधि, एक बार अग्निहोत्र करने से 8000 घन फुट एरिया का 77% एरिया शुद्ध होता है, जिसका 96.4% जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। जिसमें जैन धर्म का अहिंसा का सिद्धांत भी कार्य करता है कि जीवाणु मरते नहीं, इनफेक्टिव हो जाते हैं। मान लीजिए हम अपने घर में रहते हैं जिसमें मलेरिया के कीटाणु हैं या डेंगू के कीटाणु हैं और हम अग्निहोत्र करते हैं, तो हमारे अग्निहोत्र करने से मलेरिया के कीटाणु मरेंगे नहीं, उनका गुणधर्म खत्म हो जाएगा। और जब वो आपको बाइट करेंगे, जब आपको वो काटेंगे, तो आपको मलेरिया नहीं होने वाला। इसे अहिंसा का सिद्धांत कहते हैं। इसमें हमने देखा कि हम अग्निहोत्र कृषि में हमें गाय के कंडे लगते हैं, हमें गाय का चूरा लगता है, गाय के कंडे का चूरा लगता है। इसलिए मैं थोड़े कंडे के बारे में बताता हूँ। गाय के कंडे में काफी औषधिपूर्ण तत्व होते हैं, जैसे अमोनिया, नाइट्रोजन, फास्फोरिक एसिड, इंडोल, पोटाश, जितने भी मेडिकेटेड कंटेंट्स हैं वो सिर्फ गाय के कंडे में पाए जाते हैं। एक इटली के साइंटिस्ट हुए हैं डॉक्टर ब्रिगेड, उन्होंने एक शोध पत्र प्रस्तुत किया कि गाय के ताजा गोबर के सुगंध मात्र से बुखार और मलेरिया के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। एक शोध पत्र और आया कि उन्होंने एक सिगार का पाइप लिया, उनमें सिगार के पाइप में गाय के गोबर का चूरा डाला गया, उसे जलाया गया, उसे इनहेल कराया गया और ये देखा गया कि टीबी का पेशेंट 3 महीने में पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। एक आपने ध्यान दिया हो
एक चेरनोबिल कांड हुआ था। ये चेरनोबिल अप्रैल 1986 की बात है। उस समय रशिया में जो यूक्रेन है वहाँ एटॉमिक ब्लास्ट हुआ। उस समय यूक्रेन रशिया का ही पार्ट था। उस समय तो हुआ क्या, एटॉमिक ब्लास्ट हुआ। एटॉमिक ब्लास्ट से इतना प्रदूषण पैदा हुआ कि वैज्ञानिकों ने कहा कि कम से कम 10 लाख आदमियों को कैंसर होगा और 2 लाख आदमी सर्टेनली मर जाएंगे। और उसके बाद रशिया में गाय के गोबर की कोटिंग की जाने लगी और ये देखा गया कि एटॉमिक ब्लास्ट से निकलने वाली जितनी भी डेंजरस रेडिएशन है, जितनी भी आघातपूर्ण विकिरणें हैं, उसका इंपैक्ट गाय के गोबर पर नहीं होता। एक एक्सपेरिमेंट हमने स्वयं ने किया है 20-22 साल पहले। हमने गाय का ताजा गोबर ली, अपने हाथ में लगाया, इसे सुखाया, सुखाने के बाद एक्सरे लिया, एक्सरे पास ऑन नहीं होता। जबकि दूसरे जानवर के गोबर को अब लगाते हैं तो एक्सरे पास ऑन होता है। वैसे तो दूसरे जानवर के गोबर को गोबर बोलना ही अनुचित है। गोबर तो सिर्फ गाय का ही होता है। गो प्लस बर, गो यानी गाय और बर यानी वरदान, माने गाय के द्वारा मनुष्य को दिया गया वरदान। अब अपन विषय पर आते हैं। हमारा विषय है अग्निहोत्र फार्मिंग, अग्निहोत्र कृषि। अब ये देखिए, हम सब जानते हैं कि कृषि कार्य कितना महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए तो हम किसान को अन्नदाता कहते हैं। आज जितने भी व्यवसाय दिखाई दे रहे हैं वो किसी न किसी रूप में कृषि उपज पर ही आधारित है। इसलिए किसान हमारी अर्थशास्त्र की रीढ़ है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा किसान बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, बहुत हताश है। रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों के चक्कर में वो बर्बाद हो गया है। उसकी भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होती जा रही है और जो उगा रहा है वो अन्न है, फल है, सब्जियां हैं, वो सब जहरीली हो गई हैं। और ये जहर न केवल हमारे पेट में जा रहा है वरना बल्कि ये पूरे वायुमंडल को जहरीला बना रहा है। अग्निहोत्र और अग्निहोत्र फार्मिंग प्राण ऊर्जा विज्ञान पर आधारित है जो पूरे वायुमंडल में अमृत संजीवनी घोल देता है। तो हमें हमारा कृषि ऐसी होनी चाहिए जो बहुत अच्छी हो, बहुत सस्ती हो और जिसमें हमारे द्वारा परमार्थ हो। आज वैज्ञानिक प्रयोगों और किसान भाइयों के अनुभवों से ये सिद्ध हो चुका है कि अग्निहोत्र भस्म के प्रयोग करने से भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने वाले जितने भी सूक्ष्म जीवाणु हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं। हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं, मैं थोड़ा ये आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सूक्ष्म जीव क्या है और ये क्या करते हैं। सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या करते हैं। अब ये देखिए, ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे बैक्टीरियाज हैं, जैसे फंगाई है, जैसे प्रोटोजोआ है, ये अनेक प्रकार के होते हैं। तो मिट्टी में जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं उसके 90% आपका बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे राइजोबियम। तो ये राइजोबियम क्या करता है। राइजोबियम ये वायुमंडल के नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है और इसके बाद अमोनिया बनाता है और इसी अमोनिया को हमारे पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। ये हमारे पेड़ पौधों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि हमारे पेड़ पौधे वायुमंडल की नाइट्रोजन को सीधा ग्रहण नहीं कर सकते। उसको ग्रहण करने के लिए इसी प्रोसेस से, प्रक्रिया से गुजरना होता है। तो हमारे अग्निहोत्र भस्म आपने इस प्रकार का अनुमान है कि 1 ग्राम मिट्टी के अंदर कम से कम 10 करोड़ सूक्ष्म जीव होते हैं। ये इतने सूक्ष्म जीव बारीक होते हैं, हमारी आंखों से नहीं दिखाई देते, इसे माइक्रोस्कोप से भी देखा जा सकता है। जब अग्निहोत्र भस्म को हम भूमि में डालते हैं तो उससे हमारी भूमि की जल धारण करने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। आप केंचुओं की संख्या में बहुत वृद्धि होती है। ऐसे विषाणु जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, वो सारे के सारे निष्क्रिय हो जाते हैं। जो भी फसल हम बोते हैं, चाहे वो कोई भी फसल क्यों ना हो, उस फसल की क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। यील्ड पर कैपिटा बहुत अच्छा होता है। अब ऐसी भूमि जो बंजर हो गई है, जहां पर घास का एक तिनका भी नहीं उगता, वहां भी यदि हम अग्निहोत्र भस्म को डालते हैं तो 1.5-2 साल में हम देखते हैं कि वो भूमि पूरी उपजाऊ हो जाती है। मतलब आप हर प्रकार से देख सकते हैं। इसमें हमारी अग्निहोत्र भस्म में एनपीके कितना होता है। एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। अब इनका रेशो है, इनका परसेंटेज है 0.34%, 97% और 2.32%। मैं आपको ये बता दूं कि नाइट्रोजन और पोटाश रासायनिक खाद की तुलना में अग्निहोत्र भस्म में कम होता है। लेकिन इसके बावजूद भी अग्निहोत्र भस्म इतनी कैसे प्रभावी है, ये आज तक वैज्ञानिकों का शोध का विषय बना हुआ है। और ये अनुमान किया जाता है कि इसका कारण ये है कि जब हम सूर्योदय सूर्यास्त पर निश्चित समय पर अग्निहोत्र करते हैं, जिसमें 5 नियमों का पालन करते हैं, ये निश्चित आकार का पात्र होता है, गाय के कंडे की अग्नि जलती है, चावल और 2-4 बूंद गाय का घी लेते हैं और 2 मंत्र सुबह और 2 मंत्र शाम को बोलते हैं। तो ऐसा करने से ये अग्निहोत्र का पात्र ब्रह्मांड की पूरी शक्ति को आकर्षित करता है। ये दिन में सूर्य की शक्तियों को और शाम को चंद्रमा, स्टार्स, ब्रह्मांड में जितने भी नक्षत्र हैं उनकी शक्तियों को आकर्षित करता है।
उन शक्तियों का आदान प्रदान शुरू हो जाता है, आवर्तन प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है, और ये राख जिसे हम भस्म कहते हैं वो औषधि युक्त बन जाती है। तो हम अग्निहोत्र क्या करते हैं, अग्निहोत्र क्यों करें, अग्निहोत्र करने से क्या होता है, हमें इस बात को भी समझना है। आज 95% माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो वायुमंडल में पहले से विद्यमान हैं वो हमारी फसल को प्राप्त नहीं हो पाते, क्योंकि सारे के सारे ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमारी फसल को आवश्यक होते हैं, जो हमारे पौधों को आवश्यक होते हैं, जो हमारी मिट्टी को आवश्यक होते हैं, वो पहले से ही वायुमंडल में विद्यमान है। लेकिन प्रदूषण के कारण ये कोई भी चीज हमारे पौधों को, हमारी फसल को प्राप्त नहीं हो पाते। जब हम अग्निहोत्र करते हैं तो हमारा वातावरण शुद्ध होता है, पर्यावरण शुद्ध होता है, और ये अग्निहोत्र वो सारे वायुमंडल के जितने भी 95% माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो औषधि तत्व हैं, उपयोगी तत्व हैं, वो सारे के सारे फसल को पहुंचाने का कार्य करते हैं। और इसलिए उसके बाद हमारे किसान भाइयों को कोई खर्चा नहीं होता। जब आप ये देखिए पहले क्या होता था, हमारे किसान भाइयों पर बड़ा बर्डन पड़ता था, वो आपकी खाद के रूप में, आपकी दुनिया भर का खाद के रूप में पैसा लगता था, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी फसल की जो लागत है बहुत ज्यादा पड़ती थी, उसका मुनाफा बहुत कम होता था। लेकिन अब जब आपके 95% माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते हैं तो 5% ही आपके हमारे किसान भाइयों को उस पर खाद देना पड़ता है, और उसके बाद वो किसी प्रकार का खर्चा उनका नहीं बढ़ता, मुनाफा बहुत अच्छा होता है। तो हम आपको पहले ये बताएंगे कि अब हमें अग्निहोत्र फार्मिंग कैसे करनी है, और उसके बाद हमें बीच बीच में ये भी बताना है कि कंपोस्ट की खाद कैसे बनानी है, जीवामृत कैसे बनाना है, और ऊर्जा जल कैसे बनाना है। इसको हमें थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे ताकि हर व्यक्ति, एक जन सामान्य इस व्यक्ति को बनाकर हमें अपने आप में अपने घर में इसका कार्यक्रम कर सकता है। क्योंकि हमें किचन गार्डन भी करना है, हमारे छत पर इसकी खेती भी करनी है, तो अब कैसे करना है। तो सबसे पहले हम भूमि को तैयार करते हैं। हम किसान भाइयों के लिए पहले बता रहे हैं कि हमें सबसे पहले भूमि को तैयार करना है। भूमि को तैयार करने का क्या तरीका है, तो वो क्षेत्र जहाँ बुआई से पहले सिंचाई होती है वहां पर हम 5 किलो अग्निहोत्र भस्म को 1 एकड़ खेत में बिखेर देते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 एकड़ मतलब 5 किलो अग्निहोत्र भस्म नहीं है, पर्याप्त मात्रा में अग्निहोत्र भस्म नहीं है, तो आप क्या करें, तो आपके गाय के गोबर का चूरा आप भस्म में मिलाकर आप 10 किलो के हिसाब से 1 एकड़ खेत में बिखेर दें। वो क्षेत्र जहां पर आपके बुआई से पहले सिंचाई नहीं होती है, तो ऐसे स्थान पर हमें बुआई से 2-3 मिनट पहले हमें क्या करना है, आपको 5 किलो अग्निहोत्र भस्म को पानी में घोलकर 2-3 दिन पहले उसको अपने खेत में बिखेर देना है, और बिखेरने के बाद हम उस पर खेती कर सकते हैं। ये 1 एकड़ खेत की बात हुई। अब ये देखिए 1 एकड़ खेत की अब हमें हमारी भूमि तैयार हो चुकी है, हमारी भूमि तैयार है। अब हमें इसमें बीज बोना है, लेकिन बीज कैसे बोएं, जिस बीज को भी बोते हैं ये देखा गया है उसी बीज से हमारे सारे रोग पैदा होते हैं। जिस बीज को हम बो रहे हैं उसी बीज से हमारी फसल में रोग बीमारी पैदा होती है। इसलिए हमें इस बीज जनित रोगों का उपचार करना है, उनको नियंत्रित करना है। और नियंत्रित करने का क्या तरीका है, इसके लिए कोई कीटनाशक दवाइयों का हमें किसी भी तरीके से उपयोग नहीं करना है। हमारे अग्निहोत्र फार्मिंग में हर प्रकार का उपाय, हर प्रकार का तरीका उपलब्ध है। हमें क्या करना है, इसमें 4 चीजों का घोल तैयार करना है। ये 4 चीज कौन कौन सी होंगी, ये 4 चीज है अग्निहोत्र भस्म, दूसरा है गाय के गोबर का चूरा, तीसरा है गौमूत्र, और चौथा है पानी। अब देखिए इनका रेशो क्या रहेगा, 2:1:1:4, मतलब 2 भाग आपके अग्निहोत्र भस्म का होगा, 1 भाग आपके गाय के गोबर का चूरा का होगा, 1 भाग गौमूत्र का होगा, और 4 भाग पानी होगा। अब ये देखिए 20 ग्राम अग्निहोत्र भस्म से 1 किलो बीजों को उपचारित किया जा सकता है। जब 20 ग्राम भस्म से 1 किलो बीजों को उपचारित किया जा सकता है, मान लीजिए हमें 1 किलो बीज उपचारित करना है, तो हम क्या करें, तो आपको 20 ग्राम अग्निहोत्र भस्म लेना है, 10 ग्राम गाय के गोबर का चूरा लेना है, 10 ml आपको गौमूत्र लेना है, और 40 ml आपको पानी लेना है। इसका मिक्सचर तैयार करके उसमें 1 किलो बीज को डाल दीजिएगा, और 3-4 घंटे तक उस पानी में डुबोए रखिएगा, और निकालने के उसके बाद निकालकर इसे छाया में सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना है। छाया में सुखाने के बाद जब ये सूख जाते हैं तो ये बीज बोने लायक हो गया है। मतलब हमने बीज जनित रोगों का बहुत ही प्रभावी तरीके से उपचार कर दिया है। अब किसी प्रकार का रोग आपको लगने की संभावना नहीं है। अब ये 90% संभावना आपकी खत्म हो गई है कि किसी प्रकार का आपको कीड़ा लगे। अब हमारी फसल उग रही है, हमने डेवलपमेंट शुरू हो गया है, अब आपको बीज बो दिया है, उसके बाद हमें क्या करना है,
हमें बीज बोने के बाद आपका जैसे हमारी पैदावार मतलब बहुत अच्छी हो, हमारे इसमें किसी प्रकार का कीड़ा न लगे, हमें क्वालिटी क्वांटिटी वाइज के हिसाब से हमें बहुत अच्छी तैयारी हो, तो हमें क्या करना है, हमें इसमें ऊर्जा जल का इसमें छिड़काव करना है। ऊर्जा जल कैसे तैयार किया जाता है, इस बात को समझना है। आप ये मानिएगा कि 1 एकड़ खेत की बात कर रहे हैं, 1000 लीटर पानी टंकी में लेना है। टंकी में कितना पानी लेना है? 1000 लीटर पानी। इसमें हमें 15 किलो अग्निहोत्र भस्म को डालना है और 5 किलो फिटकरी डालनी है। फिटकरी डालने के बाद इसको एक डंडी से आपको 15 बार क्लॉकवाइज और 15 बार एंटी क्लॉकवाइज से घुमाना है और दिन में 2 बार घुमाना है। घुमाने के बाद ये आपका ऊर्जा जल तैयार हो गया है। अब आप इसको छान सकते हैं और छानने के बाद स्प्रे पंप से आपको अपने पेड़ पौधों में इसको आप डाल सकते हैं। तो आप छिड़काव करेंगे, मान लीजिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 90% संभावना खत्म हो चुकी है। मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि किसी प्रकार की बीमारी का शंका या संकेत मिल रहे हैं, तो आपको 3-4 दिन बाद पुनः इस प्रोसेस को रिपीट करना है और इसके बाद आपको किसी प्रकार का पूरी समस्या का समाधान हो जाता है और फिर कोई समस्या नहीं आती। तो ये अग्निहोत्र फार्मिंग में आपको इस तरीके से करना है। आपको अब क्या करना है? अब आप ये देखिए, हमें इसमें जीवामृत बनाना है। जीवामृत कैसे बनेगा, इसको आपको समझिएगा कि हमें करना क्या है। ये फिर बाद में मैं आपको हमारे विषय पे और आऊँगा। तो ये बनाने का इसका तरीका है कि आप एक टंकी लीजिएगा, टंकी में आप 200 लीटर पानी डाल दीजिएगा। 200 लीटर पानी डालने के बाद इसमें आपको 10 किलो ताजा देसी गाय का गोबर डालना है और डंडी से उस पानी में अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है, मिला देना है। इसी मिक्सचर में आपको 10 लीटर गोमूत्र डालना है। ये सब देसी गाय की बात हो रही है। गोमूत्र डालना है। गोमूत्र के डालने के बाद इसमें हमें जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स के लिए भोजन चाहिए। माइक्रोब्स के लिए भोजन कैसे क्या मिलेगा? उनका मीठा होता है, जो सबसे बढ़िया है गुड़। उसमें आपको 2 किलो गुड़ डाल देना है। 2 किलो गुड़ डालने के बाद आप देखेंगे कि माइक्रोब्स बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। अभी आपको और भी चीज ऐसी डालनी है जो माइक्रोब्स का भोजन है, वो है आपका बेसन या दाल का आटा। तो आपको क्या करना है, 2 किलो बेसन या दाल का आटा आपको इसमें डाल देना है और इसका ये फर्मेंटेशन करना है। फर्मेंटेशन से अपने आप ही हमारे माइक्रोब्स तैयार होते हैं और ये हमारे माइक्रोब्स का भोजन भी है। अब हमारी 5वीं चीज क्या है? 5वीं चीज है हमें 2-3 मुट्ठी कम से कम 2-3 मुट्ठी कम से कम मिट्टी का डालना है। ये मिट्टी कौन सी होनी चाहिए? ये पेड़ के नीचे की मिट्टी होती है, मेड़ की मिट्टी होती है, जो गीली मिट्टी होती है, जो जिसमें नमी है, ह्यूमिडिटी है, जिसमें पुराना जैसे आपका खाद वाली मिट्टी है, वो आपको डालना है। उसमें मैक्सिमम प्राकृतिक आपके माइक्रोब्स होते हैं। तो हमें ये ऐसा करने से क्या हुआ, हमें इस पूरे घोल को तैयार कर लिया। घोल को तैयार करने के बाद इसको 15 बार आपको क्लॉकवाइज और 15 बार एंटी क्लॉकवाइज इसको सुबह घुमाना है, शाम को घुमाना है और इस प्रोसेस को 2 दिन करना है। 48 घंटे के बाद हमारा ये आपका जीवामृत बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे हमें छान लेंगे। छानने के बाद इसको डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट मान लीजिए 200 लीटर बनाया है, तो इसमें 150-200 लीटर पानी और डाल सकते हैं और इसे हर सिंचाई के बाद हमें अपने खेत में डालना है। 1 एकड़ खेत का ये प्रिपरेशन तैयार की गई है। ये 1 एकड़ खेत की है। तो आपने क्या किया, आपने पूरे खेत में आपको या तो स्प्रे पंप से इसको छिड़काव कर देना है सिंचाई के समय, या आपने 50 लीटर की एक छोटी सी टंकी लीजिए जिसमें टूटी लगी होती है, उसमें आपने जीवामृत डाल दिया और सिंचाई के साथ वो पूरे खेत पे चला जाएगी। इस प्रकार से हम किसी भी तरीके से करें, इसे आपकी सिंचाई के साथ करना है। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से हमारी भूमि की जो आपकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाने वाले जितने भी सूक्ष्म जीवाणु हैं, बड़े एक्टिवेट हो जाते हैं, बड़े अब वो क्रियाशील हो जाते हैं। मतलब आपके माइक्रोब्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। आपकी ये देखिए, हमारा जो आपका यील्ड पर कैपिटा है वो तेजी से बढ़ जाता है। हमारा जो पौधा लगा रखा है वो तेजी से उगता है, वो उसका ग्रोथ बहुत तेजी से विकास होता है। हमारी मिट्टी की आपकी जो पीएच रेशो है वो तेजी से बहुत अच्छा इंप्रूव होता है। हमारे सॉइल और का जो स्ट्रक्चर है, जो टेक्सचर है, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। और हम सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें हमारा पर्यावरण शुद्ध होता है, पर्यावरण सुरक्षित रहता है। तो ऐसा करने से हमने क्या किया, अभी काम क्या किया है, हमने माइक्रोब्स को बढ़ाया है। हमारा सारा तरीका है माइक्रोब्स को बढ़ाना है। हमारा खेल सारा माइक्रोब्स पर है। आपका अग्निहोत्र भस्म और जीवामृत
दोनों का प्रयोग करने से हमारे माइक्रोब्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं और ये उनकी भूमि की जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। हमारे केंचुओं की संख्या में वृद्धि होती है, हर प्रकार के विषाणु खत्म हो जाते हैं और माइक्रोब्स में वृद्धि हो रही है। आज माइक्रोब्स का क्या देखिए, आज को गट हेल्थ बनानी है तो उसके लिए गट माइक्रोब चाहिए। मतलब आज को खेत में क्या चाहिए, माइक्रोब चाहिए। तो अच्छी फसल कब होगी? अच्छी फसल तब होगी जब आपकी मिट्टी आपकी अच्छी होगी। और मिट्टी कब अच्छी होगी? जब उसका पीएच रेशो अच्छा होगा, उसमें आपका स्ट्रक्चर और टेक्सचर अच्छा होगा। और उसका तरीका आपका यही है कि मिट्टी के अंदर माइक्रोब्स होने चाहिए और माइक्रोब्स होने के बाद उसको तरीका अग्निहोत्र का भस्म और आपका जीवामृत के द्वारा हम माइक्रोब्स की संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। तो ये हुआ। इसके बाद अब देखिए हमें कंपोस्ट की खाद बनानी है। ये तीसरा स्टेप क्या हुआ? कंपोस्ट की खाद बनानी है। ये खाद कैसे बनती है, आपको इसको भी देखना है। हमें एक बात ये देखनी है कि हम सबसे पहले, हमारे को किसानों से भी ज्यादा हमें ये भी लगता है कि आज हर व्यक्ति केमिकल युक्त सब्जियां खा रहा है। तो हर व्यक्ति अपने किचन गार्डन कैसे लगाए, हम छत पर कैसे खेती करें, उसके हिसाब से मैं आपको कंपोस्ट खाद की तैयारी बता रहा हूँ। मान ली आपको क्या करना है, एक आपको बड़ा प्लास्टिक का आपको कंटेनर लेना है, ड्रम लेना है जिसमें 50 से 100 लीटर का हो। उसमें आपको क्या डालना क्या है, उसको सबसे पहले ड्रिल मशीन से नीचे छेद कर लें। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं ताकि आप समझ सके। छेद कर लें। छेद इसलिए किया जाता है ताकि उसमें यदि एक्सेस पानी हो तो वो निकल जाए, अगर वो पानी रुके नहीं, उसका कारण ये है। इसके अलावा किनारों पर भी हम 8-10 छेद करते हैं। वो छेद बहुत छोटे होने चाहिए, ऐसा नहीं कि जीवाणु घुस जाए, हमें वो छोटे होने चाहिए ताकि उसमें वायु जाती रहे और इसमें मैक्सिमम डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है। अब इसका ढक्कन ऊपर से लगा होना चाहिए। अब हम इसके नीचे ईंट लगाते हैं। हमें उस कंटेनर को हमें धरती पे नहीं रखना है, ईंट के ऊपर रखना है। 3-4 ईंट रख लीजिएगा ताकि हम आसानी से उठा सकें। अब हमें इसकी तैयारी क्या करनी है, इसमें हमें 2 प्रकार के आइटम्स बनाते हैं। एक तो है ब्राउन आइटम्स, एक है आपका ग्रीन आइटम्स। ब्राउन आइटम्स में हमारे जो पेड़ पौधे हैं उसके सूखे पत्ते, हमारे जो लकड़ी का कचरा चूरा है या आपका कागज के टुकड़े हैं, ये सब ब्राउन आइटम्स में आते हैं और ये आपके कार्बन युक्त होते हैं। और दूसरे आइटम है ग्रीन आइटम्स, ये हमारा किचन जो वेस्ट होता है, किचन वेस्ट, जैसे कि आपकी सब्जियों के छिलके हैं, या आप ये मान लीजिए आपके फल की सब्जी छिलके हैं, या आपकी चाय की पत्ती है, या किसी प्रकार का सूखा, या भी आपका ताजा घास को भी इसमें ले सकते हैं। ये आपके ग्रीन आइटम है। तो हमें लेयर कैसे बनानी है, सबसे पहले कंटेनर के नीचे आपको थोड़ा से सूखे पत्ते और मिट्टी को डालना है। उसके बाद जितना भी किचन में आज किचन वेस्ट तैयार हुआ है, डेली की डेली हमें पूरा सामान हमारे कंटेनर में डाल देना है। और जितना भी ग्रेन आपको लेयर तैयार हुई है उससे दुगना हमें ब्राउन लेयर को तैयार करना है। डबल क्यों डाला गया है? डबल इसलिए डाला गया है ताकि कम से कम उसको किसी प्रकार की उसमें बदबू न आए और हमारा कंपोस्ट अच्छी तरह बन जाए। अब इस प्रकार से इसके ऊपर हमें थोड़ी सी मिट्टी डाल देनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि खाद युक्त मिट्टी जो पुरानी है वो आपको डालेंगे तो अच्छा रहेगा। अब इसी लेयर को हमें रिपीट करते जाना है। अब हमें जो मिक्सचर तैयार किया है उसमें हमारी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए। पानी ज्यादा होगा तो हमारा ये नहीं चलेगा, पानी ज्यादा होने पर आपके इस कंपोस्ट की खाद में बदबू आ जाएगी। यदि सूखा हो गया तो कंपोस्ट ही नहीं बनेगा। तो फिर आपको ह्यूमिडिटी कैसे बनना है, या ये कह सकते हैं कि यदि पानी ज्यादा हो गया है तो हम सूखे पत्ते डाल दें, या आपका सूखा हो गया है तो उसमें पानी का छिड़काव कर दें। और इस प्रकार से ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है। ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के बाद ढक्कन लगा दीजिए और 6-7 दिन के बाद एक डंडी से आपको उलट पलट करना है। ये उलट पलट क्यों करना है? ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन आए और डिकम्पोजिशन का प्रोसेस तेजी से हो जाए। डिकम्पोजिशन कौन करता है? ये हमारे माइक्रोब्स करते हैं। जैसे आपके बैक्टीरियाज हैं, जैसे आपके फंगस है, या आपके केचुए हैं, ये आपके जितने भी आपके जो कचरा है उसको खाते हैं और खाद के रूप में डिकम्पोज करके खाद के रूप में आपको देते हैं। तो अब ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये प्रोसेस चलने के बाद अब ये चूंकि छत पर रखा हुआ है तो बरसात के दिन में ध्यान रखना है कि बरसात के दिन में इसमें पानी नहीं चला जाए, तो शेड के नीचे रखना है। मतलब इन चीजों को इसलिए मैंने बताया है ताकि हर व्यक्ति अपने छत पर भी और किचन गार्डन में इसका उपयोग कर सके। तो आपने क्या किया, उसको आप देखेंगे कि 1.5 से 2-2.5 महीने के बाद आपकी जो मिट्टी है वो बिल्कुल भुरभुरी हो गई है, काले रंग की हो गई है, मिट्टी की स्मेल आ रही है, और जो भी मूल रूप में हमने डाला है वो कोई भी मूल रूप में मैंने दिखाई नहीं दे रहा है, सबका रूप बदल चुका है, हमारी कंपोस्ट खाद तैयार हो चुकी है।
तो हम अब गमले में कैसे डालें? जितने भी गमले में मिट्टी डाली जाती है उसमें 20 से 30% आपको कंपोस्ट खाद डालना है। और बाद में क्या डालना है? बाद में हर 5वें दिन या 7वें दिन करीब 150 ml आपको ऊर्जा जल डालना है। ये ऊर्जा जल क्या काम करता है? ऊर्जा जल हमारे डेवलपमेंट का काम करता है, या ये कह सकते हैं इसको ग्रोथ प्रोमोटर है। ये ग्रोथ प्रोमोटर के रूप में कार्य करता है। और हर 7 दिन में आपको 20 से 25 ग्राम अग्निहोत्र भस्म को ऊपर डालना है। अब आपको इसमें किसी प्रकार का जीवामृत की आवश्यकता नहीं है। हमने अग्निहोत्र भस्म डाल दिया है, हमने आपका ऊर्जा जल डाल दिया है और हमने पूरी खाद डाल दी है। खाद से आपको ये तो क्लियर है कि हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, हमारे सॉइल का स्ट्रक्चर और टेक्सचर भी इंप्रूव होता है। और लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे माइक्रोब्स का, जो हमने माइक्रोब्स को बढ़ाना है, उनका ये पोषण करता है। ये पोषण करेगा तभी तो हमारे माइक्रोब्स और बढ़ेंगे। तो हमारे माइक्रोब्स बुरी तरह अच्छी तरह ऐसे बढ़ जाते हैं कि हमारी खाद बिल्कुल ही फर्टाइल हो जाती है, किसी प्रकार का हमें कोई समस्या नहीं रहती। और हम इस प्रकार से अपने हमारे खाद को तैयार करके हम अपनी को कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि हमारे जो ये आपने जो किचन गार्डन बनाया है उसका ऊर्जा जल कैसे तैयार करें, क्योंकि वो किसान भाइयों के लिए था। आपको जैसे एक बाल्टी पानी ली, एक बाल्टी पानी में सिर्फ आधा किलो 500 ग्राम आपको अग्निहोत्र भस्म डालना है और 100 ग्राम सिर्फ फिटकरी डालना है। और वैसे ही आपको 15 बार क्लॉकवाइज और 15 बार एंटी क्लॉकवाइज दिन में 2 बार करना है और 24 घंटे के बाद आपका ऊर्जा जल तैयार हो गया। अब ये कैसे, अब आप आराम से इसमें 150 ml रोज नहीं, हर 5-6 दिन में एक बार डालना है, बस बाकी का अपना पानी डाल सकते हैं। ये आपका तैयार हो गया है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अब हम अग्निहोत्र फार्मिंग में क्या होता है। अग्निहोत्र फार्मिंग में नियमित रूप से हमारे खेत पर अग्निहोत्र होना आवश्यक है। हमारे खेत पर अग्निहोत्र होना बहुत आवश्यक है। जब तक हमारे अग्निहोत्र नहीं होगा, हम आपका ये बिल्कुल व्यवस्था नहीं बैठ पाएगी। हमारा नियमित रूप से होना है। कोई भी गतिविधि करें, जैसे हमने भूमि को तैयार किया है, बीजों का उपचार किया है, या हमने गुड़ाई की है, या हमने फसल पर छिड़काव किया है, या कटाई की है, तो फसल को काटा है, हर एक्शन पर हमें व्यार्थी होम करना है। ये व्यार्थी होम में सिर्फ 4 आहुतियां लगती है, 5 मिनट का प्रोसेस है। और हर अमावस्या पूर्णिमा के दिन हमारे 1 घंटे का महामृत्युंजय यज्ञ होना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से हमारे बिल्कुल आप ये देखिए इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग हिली साइकिल तैयार हो जाती है। हमारा पूरा वायुमंडल में बड़ा इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग हिली साइकिल तैयार होने से हमारा जो भी प्रोडक्ट हो रहा है, जो भी फसल हो रही है, वो बहुत स्वादिष्ट और बहुत पौष्टिक बनती है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और यही वो पद्धति है जो सबसे अच्छी है, क्योंकि सबसे सस्ती है, सबसे अच्छी है, और इसमें हमारा है। क्योंकि आपको मैं ये बता दूं कि ये ईश्वर के आदेशों के हिसाब से हो रहा है, क्योंकि उसमें वेदों में लिखा है कि कृषि यज्ञेन कल्पताम, कृषि यज्ञेन कल्पताम, यानी यज्ञ द्वारा कृषि करो, इससे कृषि आपकी फलेगी, फूलेगी और समृद्ध होगी। ये ईश्वर के आदेश हैं। इसलिए एक बात यही ऐसी पद्धति है जो ईश्वर के द्वारा दी गई है। हमारे द्वारा यज्ञ द्वारा हम पूरे वातावरण को शुद्ध करके, पर्यावरण को शुद्ध करके हर प्रकार का इसमें पौष्टिक और आपका ये कार्य कर रहे हैं। हमें यह ध्यान रखना है कि हमारे बीजों को, हमारे किसान भाई बीजों को बिल्कुल आपको देसी बीज का उपयोग करना है। ये देसी बीज कैसे आएंगे? आपको देसी बीज का तरीका ये रहेगा, आप कहीं, वैसे तो सबसे बढ़िया तरीका तो ये रहता है कि किसान अपने गांव में या गांव के अपने इलाके में जो भी किसान भाई आपका देसी फार्मिंग, देसी बीजों का फार्मिंग कर रहा है, उससे वो प्राप्त करे। इससे ज्यादा भरोसामंद कोई भी नहीं हो सकता। और दूसरा तरीका ये भी है कि आपके हर जिले स्तर पर आपका कृषि विज्ञान केंद्र खुले हुए हैं जो ICAR के अंतर्गत काम करते हैं। तो आप वहां से आप आराम से ये देशी बीज प्राप्त कर सकते हैं। आजकल तो गांव-गांव में किसान लोग अपने ये देशी बीज आपका बैंक खोल रहे हैं और वहां भी आपको प्राप्त हो जाता है। देशी बीज का क्या फायदा है? हमें देशी बीज का उपयोग करना है। देशी बीज का क्या फायदा है? देशी बीज का एक फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि देशी बीज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। और जब वो बीज हम बीज जब उगाते हैं, उनको सुरक्षित रखते हैं, तो वो बीज हमारे क्लाइमेट को और हमारी मिट्टी को अच्छी तरह एक्वेंटेंसी बढ़ जाती है। उससे वो परिचित हो जाते हैं और उसके अनुरूप वो कार्य करते हैं, और हमारा जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही क्वालिटी का होता है। और इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण कारण क्या है? दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये है कि देसी बीज को बोने के बाद जो भी फसल होती है, उससे जो बीज बनता है,
वो उससे हम बार बार अपने आप बीज बना लेते हैं। तो किसान भाई को बार बार किसान बीजों को लाने की आवश्यकता नहीं है। तो किसान बीज तो तैयार है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी जो आपकी लागत है बहुत कम आती है और वो बहुत अच्छी हो जाती है। इसमें पानी भी कम लगता है, पानी कम लगता है और इसलिए हमें ये अब देसी बीज का उपयोग करना है। तो देसी बीज के उगाने से हमारा जो फसल है बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है। अब हम आजकल हाइब्रिडाइज लोगों को बीज लेने लगे हैं। हाइब्रिडाइज बीज में दो प्रकार के बीजों का संक्रमण होता है और उससे जो बीज तैयार किया जाता है, निश्चित ये बात तो सही है कि इसको बोने के बाद आपका कम से कम देसी बीज की तुलना में 20 से 25% आपकी यील्ड ज्यादा होती है। लेकिन इस बीज को दोबारा नहीं बोया जा सकता। किसान बिल्कुल भी इसको दोबारा बार बार इसको अपनी कंपनियों से प्राप्त करता है, पैसा पूरा खर्चा करता है और इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी अच्छी नहीं होती, न स्वादिष्ट होता है न पौष्टिक होता है। हाँ, इसका जो बीज है वो आपका जो दाना है वो बहुत मोटा दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे बहुत अच्छा हो, लेकिन हमें बिल्कुल भी हाइब्रिडाइज बीज को उपयोग नहीं करना है। तो आप हमें देसी बीजों का उपयोग करने के साथ हम अपने प्रकार से फार्मिंग कर रहे हैं हमारे खेत में नियमित रूप से हमारे। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप कहेंगे कि आपने ये व्यार्थी होम बताया है, व्यार्थी अग्निहोत्र के मैं मंत्र आपको बता दूं। पहले मैंने अग्निहोत्र के मंत्र अग्निहोत्र समझाते समय मंत्रों का उच्चारण इसलिए नहीं किया था कि और मंत्र भी मुझे आपको बताने हैं। जैसे शाम के मंत्र हैं, आपका पात्र जल रहा है, चावल मैंने ले लिए हैं, 2 बूंद मैंने गाय का घी मिला लिया है, मेरे परिवार के सदस्य बैठे हैं, अब मुझे कैसे आहुति देनी है। अग्नये स्वाहा, हाँ बोलने के बाद हमें अपनी आहुति को अग्नि में डालना है, बीच में नहीं। अग्नये इदं नाममा प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नाममा। ये अग्निहोत्र के मंत्र हुए। अब हमारी व्यार्थी होम कैसे करना है। व्यार्थी होम में सिर्फ 4 आहुति लगती है। जब भी हम घर अपने खेत में जो एक्टिविटी करते हैं उस एक्टिविटी के अंदर हमारा व्यार्थी होम के बाद ही वो कार्यक्रम होना चाहिए, ताकि हमारा इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग हिली साइकिल के बारे में जो मैंने आपको बताया वो बिल्कुल तैयार हो जाता है। आहुति कैसी दी जाती है, हमें घी की आहुति लगेगी। भू स्वाहा अग्नये इदं नाममा, भुवः स्वाहा वायवे इदं नाममा, स्व स्वाहा सूर्याय इदं नाममा, भूर्भुवः स्वः स्वाहा प्रजापतये इदं नाममा। इसमें जो 4 बार स्वाहा आए हैं उसमें हमने देसी गाय का घी हमें 2-2 बूंद हमें अग्नि में डालना है। ये व्यार्थी होम हो गया। और महामृत्यु यज्ञ के बारे में सब जानते हैं कि महामृत्यु यज्ञ आपको अमावस्या पूर्णिमा के दिन कम से कम 1 घंटे अपने खेत पे होना चाहिए। मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। देसी घी की हमें 2 बूंद डाल देनी है। ये महामृत्यु यज्ञ हुआ। ये इस प्रकार से हमें नियमित रूप से हमें करना है और मैं इतना ही बोलूंगा। अब यदि मैं आप प्रश्न कर सकते हैं। मैंने जी कैलाश जी, बहुत धन्यवाद। आपने पूरा डिटेल में सब कुछ कवर किया है। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आपने कान में ऐसे इसमें आवाज नहीं आ रही सर। अरे अच्छा, ओ अच्छा, हाँ आपको मेरी आवाज आनी चाहिए। लोगों आप दर्शकों, आपको मेरे मेरी मोबाइल आवाज आ में रही गड़बड़ है, आवाज नहीं आ रही है। बता बोलिएगा। आपको ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। मैं ये पूछ रहा था कि मैं आपको धन्यवाद कर रहा था कि आपने अच्छे से समझाया। बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आवाज नहीं आने के कारण मैं आप निवेदन करता हूँ को नीतीश जो लाइन पर है वो सारे प्रश्न यदि पूछे हैं तो नीतीश से पूछ लीजिएगा। मुझे आवाज आएगी तो मैं जवाब देने की स्थिति में रहूंगा। मेरा मोबाइल बदलने से इस मोबाइल में कनेक्टिविटी प्रॉपर आवाज नहीं आ पा रही है। मैं इसलिए तेज बोल रहा था कि मेरी आवाज आपको आ जाए, आपकी आवाज मुझे नहीं आ पा रही है। आई एम सॉरी।
और इसलिए उस प्रश्नों का जवाब, यदि कोई समस्या है, कोई भी बात है, मैंने प्रयास किया है कि मैं अग्निहोत्र फार्मिंग को आपको अच्छी तरह बताने का प्रयास करूं और पूरा ईश्वर से संबंधित करते हुए आपको उसका पूरा ज्ञान दे सकूं। क्यों मैं मार्गदर्शन नहीं दे सकता, ये तो ईश्वर के संदेश को मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, ये उसका संदेश है। और नितेश लाइन पर है, तो मैं यही निवेदन करूंगा कि आप नितेश से इस प्रश्न को, कोई भी प्रश्न क्यों ना हो, हमारा ही मास्टर और बिल्कुल बढ़िया आदमी है और मैं तो उसके मार्गदर्शन पे ही काम कर रहा हूँ, ये कह सकता हूँ। तो क्योंकि ऐसा नहीं कि मेरे मार्गदर्शन में वो काम कर रहा है, मैं उसके मार्गदर्शन में काम कर रहा हूँ। तो आप वो सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। और आपने जो मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का जो अवसर दिया है, मैं पुनः आपको नमन करता हूँ कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय को, क्योंकि हमें सांप के संदेश को सत्य धर्म संदेष्टा महान बाप श्री पोद्दार साहब ने 1963 में इसी अग्निहोत्र की मूल वेदोक्ति का पुनर्जीवन कार्य किया है और इसी कार्य को हम घर घर में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सेवा और निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, जिसमें एक नए पैसे का भी हमारा स्वार्थ नहीं है। हमारा एक ही स्वार्थ है कि हम ईश्वर के संदेश को कैसे घर घर तक जन जन तक पहुंचाकर उसके आचरण को करवाएं, ताकि वो हर व्यक्ति सुखी हो। क्योंकि आज हर व्यक्ति इतना परेशान है, शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान है। जब शारीरिक व्याधि आ रही है तो मन तो उसके साथ जुड़ा हुआ है और मनोरोग भी आ रहे हैं। तो ये आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, मतलब शारीरिक व्याधियों के साथ साथ डिप्रेशन भी आ रहा है, एंजाइटी भी आ रही है। तो आज कोई भी ऐसी चिकित्सा पद्धति नहीं है जो आज हमारे प्रदूषण जनित शारीरिक और मानसिक रोगों का उपचार कर सके। अग्निहोत्र एक बात ऐसा रास्ता है जो शारीरिक मन का सबका उपचार करता है, वातावरण को शुद्ध करता है, पर्यावरण को शुद्ध करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और हम परफेक्शन की ओर जाते हैं। तो ये छोटी सी विधि को मैं आपसे निवेदन करूंगा, इसको आप बिल्कुल औरों को बताइएगा, क्योंकि आप एक ऐसे माध्यम है जिसके माध्यम से बहुत अच्छा प्रचार ईश्वर का हो सकता है। ईश्वर ने हो सकता है आपको इसलिए चुना है कि आप एक ऐसे, इसलिए आप जो चुने गए हैं उसके अंदर आप इसका हमारा रोल अदा करें और सेवा करें। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो अब हम क्वेश्चन लेंगे अपना नितेश जी से, बिकॉज नितेश जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। और पिताजी आप सुन नहीं पाए, मैं उनको धन्यवाद कर रहा था कि बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने समझाया और पूरा सारा टॉपिक कवर कर लिया। और एक तरह से ये मास्टर क्लास 101 बोल सकते हैं, क्योंकि जिसने भी करना है अग्निहोत्री फार्मिंग तो बड़े आराम से वीडियो देके कर सकते हैं। तो मेरे को खुशी है कि मैं ये उनको लेके आ पाया इस चैनल पे, लोगों तक पहुंच पाए ज्यादा लोग हम लोग, क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा से यही रही कि लोगों का कैसे घर बैठे फायदा हो सके। और इससे बढ़िया तरीका और क्या हो सकता है कि फार्मिंग, जो मैं बोलता हूँ कि अगर हमने चेंज करना है तो फार्मिंग से ही सब कुछ चेंज होगा। खाना अगर खाने का तरीका सही नहीं है ना, खाना उगाने का तरीका सही नहीं है, तो हम जो मर्जी हम ऑर्गेनिक खा लें या जो मर्जी कर लें, तो उस पर हमारा बिल्कुल ठीक होने का उपाय रास्ता नहीं जाता है। और इसीलिए लास्ट वीक भी हमने, पहले से हमारा प्रोग्राम था देसी बीज पे, हमने प्रोग्राम किया था लास्ट वीक। तो देसी बीज कितना इंपॉर्टेंट है, देसी गाय कितना इंपॉर्टेंट है, हमारा खाना देसी ढंग से खाना कितना इंपॉर्टेंट है, पिछले 5 साल से यही मैं प्रमोट करता हूँ। और देसी घी का मैं बड़ा क्लियरली, देसी गाय का घी और देसी गाय का दूध, दही मैं ओपनली बोलता हूँ, जबकि मेन स्ट्रीम में लोगों को ये है कि भाई ये दूध और इसको हटाओ, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो उन्होंने पूरा क्लब कर दिया है कि जो जर्सी गाय का दूध है उसको हमारे देसी गाय के माता के दूध के बराबर कर दिया, जो इट्स हाईली इनजस्टिस। और मैं उस पर पहले दिन से बोलता हूँ कि गलत चीज है। तो आप जैसे लोगों को लाना मेरे लिए खुशी की बात है, क्योंकि जो मैं माइक्रोबायोम की बात कर रहा हूँ, जो फर्मेंटेशन की बात कर रहा हूँ, ये मुझे अब समझ में आ रहा है कि हमारी संस्कृति में ये तो सदियों से, करोड़ों साल से रहा है, जबकि हमें अभी तक किसी ने ठीक से बताया नहीं साइंटिफिक वे में। तो आप लोग बता रहे हैं, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद। तो नितेश जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, 3-4 ही सवाल है, एंड वी वुड लाइक टू फिनिश दिस बिफोर 1 आवर, बिकॉज फिर लोग देखते नहीं है। एक वैसे तो कवर किया था कैलाश जी ने, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप आए तो इसको ब्रीफली 1 मिनट में, अग्निहोत्रा के और क्या फायदे हैं। अग्निहोत्र के फायदे का जहाँ तक प्रश्न है, यह एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसको सर्वांगीण चिकित्सा पद्धति कहा जाता है। सर्वांगीण मतलब कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, आध्यात्मिक हो, वातावरण से संबंधित हो, कृषि से संबंधित हो, व्यक्ति के जीवन का जो भी पहलू है, वो हर पहलू अग्निहोत्र से प्रभावित होता है। क्योंकि जैसे हमने अभी देखा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर वो लोग पूरी तरह सुरक्षित रहे जिन लोगों के घरों में अग्निहोत्र का आचरण होता था। अग्निहोत्र कृषि के बारे में पूरा हमने सुना ही है। उसके अलावा आज हम 40 वर्षों से जो अनुभव कर रहे हैं, उसमें यह तक देखा गया है कि दमा है, टीबी है, एपिलेप्सी है, किसी तरह का भी कोई भी रोग क्यों ना हो, अग्निहोत्र के आचरण से वह पूरी तरह से व्यक्ति स्वस्थ होता है
और यह इतनी छोटी चिकित्सा पद्धति है, सिर्फ 10 मिनट हमें प्रकृति को सुबह देना है, 10 मिनट शाम देना है और निश्चिंत हो जाना है। मतलब बाकी जो शारीरिक आपको जो एक्सरसाइज करना है वो करना है, ये तो सबका महत्व अपनी जगह है ही, लेकिन जो सबसे पहली कड़ी होती है वह होता है वातावरण। अगर हम वातावरण ही शुद्ध नहीं है तो हमारे प्रयास अधूरे रह जाते हैं। जब हम वातावरण को शुद्ध कर लेते हैं तो हमारे प्रयासों को कई गुना, जैसे कहते हैं ना, पंख लग जाते हैं, वैसा वातावरण के साथ है। जब हम वातावरण को शुद्ध करते हैं तो हर चीज उससे प्रभावित हो जाती है। इसलिए और ये देखिए कि अग्निहोत्र कृषि पुस्तक आती है, इसमें अग्निहोत्र किस तरह से किया जाता है और अग्निहोत्र कृषि के क्या फायदे हैं, वह माधव आश्रम से पब्लिश होती है। यह 1970 के आसपास अग्निहोत्र कृषि पर काफी एक्सपेरिमेंट हुए। उसके बाद रामेश्वर मिश्रा जी, जो माधव आश्रम के सानिध्य में और उनके मार्गदर्शन में, उन्होंने कानपुर कृषि विश्वविद्यालय में इसका बहुत रिसर्च किए और ये पाया कि अग्निहोत्र कृषि का कोई भी विकल्प ही नहीं है, क्योंकि यह इतनी अच्छी है कि वातावरण शुद्ध करती है, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है, कीचुओं की संख्या में वृद्धि करती है और बजट फ्री खेती है। किसान जो आज सबसे बड़ी समस्या जूझ रहा है कि वो उत्पादन भी करता है लेकिन उसी तरह से वो ऋणों से भी दबा हुआ है। वो इतने ज्यादा ऋण उसको लेने पड़ते हैं, क्योंकि खाद के लिए ऋण लेगा, ट्रैक्टर चलाने के लिए ऋण लेगा, उसके अलावा बीजों के लिए ऋण लेगा। किस किस चीज के लिए ऋण लेता है कि एक ऋण चुकता है, दूसरा ऋण फिर से खड़ा हो जाता है। तो जी नितेश, ये हम काफी सारे सवाल हैं, वी हैव टू रैप इट बिफोर एन आवर, सो सॉरी टू, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सारांश जी का है कि ऊर्जा जल कितना डालना है और कैसे बनाते हैं? ऊर्जा जल जो डालना है इसके बारे में पहले से इस सेशन में बोला गया है। जब इसका वीडियो आएगा सारांश जी, तो आप व्यक्तिगत तौर पे मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9983320648। चाहे तो ग्रुप में आप डाल भी सकते हैं सर यह नंबर, कि लोग आगे संपर्क करना चाहें तो कर सकते हैं। जी, और मैं लोगों को नंबर दे दूंगा नितेश जी का, बिकॉज मैं चाहता हूं कि जितने ज्यादा लोग, आप लोग प्लीज ये बात समझिए, ये शो करने का मेरा एक ही मेन मुद्दा है कि घर में बैठे लोग अपने सब्जियां उगाना शुरू करें, और छत पे उगाना बहुत इजी है। और जो आज कैलाश जी ने और नितेश जी ने बताया, मुझे नहीं लगता कि किसी के पास अब कोई बहाना होना चाहिए कि हम घर में सब्जियां कैसे उगाएं। घर में से सारी चीजें लेके आ सकते हैं, और सीड्स का सबका बताया उन्होंने, तो प्लीज ये करना शुरू करें आप लोग। जी, अगला सवाल नितेश जी, अग्निहोत्रा भस्म मानव शरीर में किस तरह से काम करती है, कृपया बताएं, धन्यवाद। तो ये हमने बता दिया है शुरू में, ये भी मैंने बता दिया था, तो वो सवाल ले लें जो लोगों के हमने आंसर नहीं किए हैं। वैसे तो सब कुछ कवर किया है, ये भी कवर किया है। किचन गार्डनिंग के लिए बीज को कितनी अग्निहोत्रा भस्म में ट्रीट करें, इसको एक बार ब्रीफली बता दें आप प्लीज। अग्निहोत्र भस्म में 20 ग्राम अग्निहोत्र भस्म में 1 किलो बीजों को उपचार किया जा सकता है, और उसके अंदर गोमूत्र के साथ उसको भिगो के रखना है। पानी का रेशियो रहेगा और उसमें गोबर का रेशियो रहता है। उसको रख लीजिए, पहले भिगो के रखिए 15, और उसको फिर सुखाना है, जो छांव में सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना है। और उसके बाद उसको बीजों को अपने पेड़ पौधों में, मतलब मिट्टी में डालकर उसको अपने को यूज करना है, क्योंकि वो एक दिन के बाद वो कीटाणु रहित हो जाता है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितेश जी कृपया बताएं कि बीमारियों से उबरने के लिए घर में ऊर्जा जल कैसे बनाएं? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अग्निहोत्र का ऊर्जा जल बनाने का एक ही तरीका है कि जो अग्निहोत्र की जो भस्म बचती है उसको छान लीजिए, और उस छनी हुई भस्म को रात को जो पानी आप पीते हैं वो बकेट 10 से 15 लीटर वाली बकेट के अंदर 2 चम्मच अग्निहोत्र भस्म डाल दीजिए। 8 से 9 घंटे उस भस्म को उसमें बने रहने दीजिए। 8-10 घंटे बाद उस ऊपर वाले पानी को ले लेंगे तो वो ऊर्जा जल हो जाएगा, और वो पूरी तरह से कीटाणु रहित हो जाएगा और पोषक हो जाएगा। इसके लिए यह कहा जाता है कि जो अग्निहोत्र भस्म है से निर्मित पानी है, इसमें इतनी क्वालिटी होती है कि जैसे कि झरने का पानी, जिसको फ्रीज वाटर कहते हैं, उस तरह का मिनरल कंटेंट इस पानी में आ जाता है। जबकि हम जो आज एक्वागार्ड वगैरह यूज करते हैं उससे वो मिनरल्स पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं, और उसी पानी में भस्म डालने से वो मिनरल्स वापस आ जाते हैं। बहुत बढ़िया। और चंदन जी कह रहे हैं कि मैं आपका शो देखकर, पिछली बार का शो देखा था नितेश जी से, अग्निहोत्रा मैंने खरीदा है पर अग्निहोत्रा नहीं कर पा रहा हूँ देसी कंडे के अभाव में।
तो ये मैंने भी मंगाया, देखिए नितेश जी का धन्यवाद करूंगा मैं, और ये मैं इसको करता हूँ, और ये बहुत बढ़िया, जैसे बोला था इन्होंने, घर का भी वातावरण शुद्ध करता है। तो कोशिश देखिए दोस्तों ये होती है कि जो मैं बोलता हूँ वो करना है ग्राउंड पे। ये ऐसे ही मैं नहीं कोई प्रमोट करता हूँ, जिसमें मैं हाईली मुझे को होता है कि ये चीज इफेक्टिव है आप लोगों के लिए, वो करते हैं। और नितेश जी और जैसे कैलाश जी ने बोला कि इन लोगों का निस्वार्थ भावना से ये लोग काम कर रहे हैं, और इसमें फायदा आप लोगों का होगा, घर बैठे फायदा होगा। जो बाद में आप लोग डॉक्टरों को लाखों रुपए देंगे, वो उसका आज बचाव करने का तरीका आज डेट आज है, कल परसों नहीं है। तो प्लीज इस बात को समझिए आप लोग। तो इससे उपाय हो सकता है क्या कि अगर देसी कंडे नहीं इनके पास, तो कुछ और हो सकता है क्या? नहीं, वो आप मुझसे संपर्क कर लें और आपको वो नंबर दे दिया जाएगा। आप माधव आश्रम से मंगा सकते हैं, या फिर 1-2 नंबर और हैं जो अग्निहोत्र के कंडे उपलब्ध कराते हैं देशी गाय के, उनसे आप संपर्क करके ले सकते हैं। जी, ये लता जी भी बहुत अपना ध्यान रखती हैं और बहुत होलिस्टिक वे में लाइफ जी रही हैं। तो ये कह रही हैं कि नमस्कार नितेश जी को, मैं भी ऊर्जा जल बनाती हूँ घर में। तो बहुत बढ़िया लता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला सवाल सरांश जी का फिर से है, पूछ रहे हैं कि बीज को उपचार करने के लिए गोमूत्र की जगह गोमूत्र अर्क यूज कर सकते हैं क्या? सब्स्टिट्यूट ना करें, गोमूत्र का इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा। जी, अगला सवाल दीपक जी का है, एग्रीकल्चर के लिए अग्निहोत्रा भस्म की मात्रा जो रिकमेंडेड है उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती, क्या कोई तरीका है जो कम मात्रा में भस्म से काम चल जाए? अग्निहोत्र या उसके लिए आप ये कंडों का ज्यादा इस्तेमाल करें, 1-2 कंडों की जगह 4-5 कंडे, क्योंकि खेत में करते हैं तो धुआं की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मुंबई के घरों में हम करते हैं तो वहाँ पे धुएं का इशू होता है, लेकिन खेत में तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस दूसरा ये है कि आसपास के जो और अग्निहोत्र आचरण करता है उनसे आप अग्निहोत्र भस्म ले सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया बताया, क्योंकि दीपक जी आप ये सोच रहे हैं कि घर में जैसे हम छोटे से पात्र में कर रहे हैं तो उसका तो आप उतना हिसाब से करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। जो घर में जो पात्र है मेरे ख्याल से ये आपके किचन गार्डनिंग के लिए सफिशिएंट है, किचन गार्डनिंग आप कर पाएंगे इससे। लेकिन खेतों के लिए तो फिर आपको कंडे मंगाइए बड़े से, और घर में खेतों में एक ऐसी गाय भी रखिए और कंडे भी लगाइए और करिए। सो नितेश जी फिर से एक बार आपका धन्यवाद। और मेरी बात सुन नहीं पा रहे हैं कैलाश जी, तो मैं उनको अभी नहीं ज्वाइन करा पाऊंगा, तो उनको भी धन्यवाद बोलिएगा हमारे सबकी तरफ से, बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि लोग आपसे जुड़ेंगे। मैं आपका नंबर शेयर कर दूंगा, और दर्शकों से ओपनली मैं बोल रहा हूँ कि इनको कांटेक्ट करिए, बहुत हेल्पफुल है, हर एक को हेल्प करेंगे, और जिसको जो जो चीजें चाहिए उनको घर तक कुरियर ये लोग करवा देते हैं। जो चार्जेस बहुत नॉमिनल चार्जेस होते हैं ऑफ कोर्स। तो कई लोग कहते हैं कि भाई आपने बोला था तो फ्री नहीं दिया, तो भाई जो चीजें जो इंसान अपना जेब से लगा रहा है, कम से कम जो लागत है ये ना, ये चीजें बाहर आप जाएंगे तो खरीदेंगे तो बहुत महंगी पड़ती है। ये लोग इतनी निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं कि आपको ऑलमोस्ट मूल्य के दाम पे दे रहे हैं। और जो अपनी जो टाइम लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, उसका तो छोड़ दीजिए, उसका तो कुछ चार्ज ही नहीं लेते लोग। इसके लिए सबसे ज्यादा धन्यवाद माधव आश्रम है, जो इतने सस्ते मूल्य पर सबको उपलब्ध करा रहा है। आज अमेजन पर उसी किट का मूल्य करीब 3-3.5 हजार रुपए है, जो वो 1250 रुपए में उपलब्ध कराता है। मतलब इसके लिए आश्रम का हम सब ऋणी है कि वह इस तरह से कार्य कर रहा है, इसके सामाजिक भाव से कार्य कर रहा है। और 1963 से इस कार्य की शुरुआत वहीं से हुई, और आज भी वह आश्रम उसी सेवा भाव से कार्य कर रहा है। बहुत बढ़िया। तो नितेश जी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ गया, सॉरी फिर से आपको मैंने इसीलिए रोका, कि अग्निहोत्रा जो आपने पुस्तक दिखाई थी वो मैं भी इंटरेस्टेड था, वो देख के मेरे दिमाग से निकल गई थी। तो दिव्या जी थैंक यू सो मच। तो ये किताब कैसे पाए जो लोग कृषि पुस्तक वाली प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप माधव आश्रम से मंगा सकते हैं, या मुझे भी संपर्क कर सकते हैं। जो भी एक्चुअल कुरियर चार्ज होगा, ये 50 रुपए मूल्य की किताब है, प्लस जो शिपिंग चार्जेस एक्चुअल होगा वो उसमें आपको घर पहुंच जाएगी। जी बहुत बढ़िया, ओके जी, थैंक यू सो मच। फिर आपसे फिर मुलाकात होगी, नमस्कार। और सब लोग आपको थैंक यू बोल रहे हैं, रचना जी ने भी धन्यवाद बोला है, दीपक जी का भी आया कि भाई धन्यवाद अनिलेश जी, नितेश जी और आदरणीय कैलाश जी, थैंक यू सो मच। फिर आपसे फिर मुलाकात होगी, धन्यवाद। सो दोस्तों आज का शो कैसा लगा प्लीज बताइएगा। और हम कैलाश जी को नहीं थैंक यू बोल पाए इन पर्सन, बट वो सुन रहे हैं और हमारी बात इस हिसाब से पहुंच रही है। तो आप लोग फिर से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि घर में करिए ये चीजें, और बहुत अच्छी चीजें हैं और बहुत इफेक्टिव चीजें हैं। और जो अभी भोपाल गैस त्रासदी से लेके मेरे पास सैकड़ों ऐसे लोगों के मैसेजेस आए कि अग्निहोत्रा फार्मिंग करने के बाद कैसे उनकी उपज बढ़ गई और कैसे जो पेस्टिसाइड का खर्चा था खत्म हो गया। तो ये सब इफेक्टिव है, हमारा ये भारतीय दर्शन है।
इस पे स्टिक करिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ हिंद, स्वस्थ भारत, वंदे मातरम। और माधव आश्रम का बहुत बहुत धन्यवाद, जैसे बिल्कुल सही बोला इन्होंने। माधव आश्रम को वी कैन नॉट थैंक मोर, बिकॉज इतना अच्छा काम वो लोग कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, ये हमारे को उनका ऋणी होना चाहिए। धन्यवाद सबको, धन्यवाद, और मिलते हैं अगले हफ्ते। जय हिंद।